एक ऐसा देश जहां भुखमरी ने 4 करोड़ लोगों की जान ले ली। एक ऐसा देश जो अफ्रीकन देशों से भी गरीब था। एक ऐसा देश जिसकी जीडीपी अमेरिका की जीडीपी का 5% था, वो आज दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। जी हाँ, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। बायकॉट चाइना कहते वक्त हमें ये समझना जरूरी है कि चाइना के सक्सेस के पीछे का राज क्या है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से ये डिसाइड कर चुके हैं कि आत्मनिर्भर भारत पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिलती है तो आप इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि आज हम सभी को ये सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट इशू पे रेगुलर वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज भले ही चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन 1978 से पहले हालात बिल्कुल विपरीत थे। चाइना दुनिया का पूरेस्ट इकोनॉमी में से एक था और इस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के पीछे माओ जेडुंग और उसकी गलत नीतियां थी। इस वीडियो को आखिरी तक देखें, मैं आपको बताऊंगा चाइना के भुखमरी से सुपर पावर बनने तक का इतिहास और भारत इससे क्या सीख सकता है। आइए जानते हैं चाइना के इतिहास को। 1957 में माओ जेडुंग ने ग्रेट लीप मूवमेंट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था जल्द से जल्द चाइना को इंडस्ट्रियलाइज करना बाय इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट। माओ को लगा कि ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल वर्कर को फिट कर पाएंगे और जल्द से जल्द इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इसलिए उसने किसानों को फूड ग्रेन प्रोडक्शन का एक कोटा फिक्स कर दिया और हर हाल में इस फिक्स टारगेट को अचीव करने को कहा गया। लेकिन जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर के बजाय इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगा दी, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय घट गया। चाइना की अथॉरिटी माओ को खुश करने के लिए पेपर पे ही सही फूड प्रोडक्शंस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने लगे, जिससे माओ को लगा कि फूड प्रोडक्शन ज्यादा है तो वो वेस्टर्न कंट्री में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1959 आते आते चाइना में फूड शॉर्टेज की समस्या उत्पन्न हो गई। चाइना भुखमरी के चपेट में आ गया। अनुमान है कि करीब 4 करोड़ लोग भुखमरी से मारे गए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट चाइना के लिए एक इकोनॉमिक डिजास्टर साबित हुआ और इस इकोनॉमिक डिजास्टर के बाद माओ को लगने लगा कि उसकी सत्ता खतरे में है, तो माओ ने कल्चर रेवोल्यूशन की शुरुआत कर दी। लक्ष्य ये था कि चाइना से कैपिटलिस्ट एंड कैपिटलिज्म को खत्म करना है, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट विचारधारा से समर्थन नहीं रखने वाले हर बुद्धिजीवी को भी मार दिया गया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड कल्चर रेवोल्यूशन ने चाइना की इकोनॉमी को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। 1976 में माओ जेडुंग की मृत्यु हो जाती है और 2 साल के सत्ता संघर्ष के बाद 1978 में डेंग जियाओपिंग के आते ही इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 1978 चाइना के लिए एक ऐतिहासिक साल था। डेंग जियाओपिंग माओ जेडुंग से पूरी तरह अलग थे। 1978 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 11th मीटिंग में डेंग जियाओपिंग ये कहते हैं कि आई हैव 2 ऑप्शंस, आइदर आई कैन डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ और आई कैन डिस्ट्रीब्यूट पॉवर्टी। डेंग जियाओपिंग धीरे धीरे इकोनॉमी को ओपन करना शुरू करते हैं। लोगों को इकोनॉमिक लिबर्टी मिलती है, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लगती है। चाइना ने अपने इकोनॉमी और ह्यूमन कैपिटल पे फोकस किया। चाइनीज गवर्नमेंट ने दूसरे देशों से कहा कि वो चाइना में इन्वेस्ट करे और हम अपने लोगों में इन्वेस्ट करेंगे। चाइना की ह्यूज पॉपुलेशन चाइना की एसेट है। चाइना चीप लेबर प्रोड्यूस करने लगा। ये पॉसिबल हो पाया वोकेशनल ट्रेनिंग की मदद से, जिसने ह्यूमन कैपिटल को कम से कम समय में इंडस्ट्री में काम करने लायक बना दिया। डेंग जियाओपिंग ने क्लस्टर डेवलपमेंट की शुरुआत की। मतलब मान लीजिए एक बिल्डर को घर बनाना है तो उसे ब्रिक्स एक जगह से, सीमेंट दूसरी जगह से और स्टील तीसरी जगह से खरीदनी पड़ेगी, और अगर उसे सारी चीजें एक जगह मिल जाती है सुपरमार्केट की तरह, तो उसका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। यही काम चाइना ने किया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया, जिससे कंपनी को जरूरत की हर चीजें एक एरिया में प्रोवाइड करा दी गई। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया और कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग की गई, जिससे अपॉर्चुनिटी और बढ़ी। चाइना में 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। शिनचैन सबसे सक्सेसफुल स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना। 1980 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर होने से पहले शिनचैन एक बहुत छोटा शहर था, जिसकी आबादी बस 30,000 थी, लेकिन आज इस शहर की आबादी 2 करोड़ है। ये दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की राजधानी मानी जाती है। इसकी साइज न्यूयॉर्क और लंदन जितनी बड़ी हो गई है। ये माना जाता है कि शिनचैन प्रोविंस मानव इतिहास का सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है। सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, कैनन, ये सारी बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट शिनचैन में ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। असल में दुनिया की 90% इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या तो शिनचैन प्रोविंस में बनती है या असेंबल होती है। चाइना को पता है कि ग्रोथ को कंटिन्यू रखने के लिए रॉ मटेरियल एंड एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है
और चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी का ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना और रॉ मटेरियल के कंटिन्यूस सप्लाई को बनाए रखना। इसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट अपने स्टेट ओन कंपनी के द्वारा दुनिया के महत्वपूर्ण लोकेशन पे इन्वेस्ट करती है, जैसे प्रीसियस मेटल के लिए अफ्रीका में और क्रूड ऑयल के लिए ईरान में, जहां से एनर्जी एंड मटेरियल का कंटिन्यूस सप्लाई मिलता रहे। आज चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए इंडिया चाइना से बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन मैं मेरे लिए यहाँ 4 चीजों के बारे में बात करूंगा। स्किल लेबर प्रोड्यूस करना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करना, माइग्रेशन कंट्रोल करना और इन्वेस्टमेंट ऑन द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्किल वर्कर प्रोड्यूस किया जा सकता है वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए। वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए लोगों को कम समय में इंडस्ट्री में काम करने लायक बनाया जा सकता है। स्किल लेबर वैसा लेबर है जिसमें आपका एक्सपीरियंस आपका एसेट होता है और आप अपनी कंपनी के एसेट होते हैं। कोडिंग सीख के आप 6 महीने में किसी कंपनी के लिए डॉलर्स में कमा सकते हैं। सेकेंड वन इज डेवलपिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाय कंसंट्रेटिंग सप्लाई चेन इन ए स्पेसिफिक एरिया। तीसरा है माइग्रेशन कंट्रोल। रूरल पीपुल को लोकल बिजनेस सेटअप करने के लिए इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो गांव में ही अपना बिजनेस सेट कर सके। चौथा है एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट। इंडिया के पास चाइना से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, चाइना से ज्यादा इरिगेशन कवर है, चाइना से ज्यादा सोन एरिया है, लेकिन एग्रीकल्चर आउटपुट चाइना से 3 गुना कम है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चाइना ने 2018-19 में $5.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, जबकि इंडिया ने $1.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट इशू पे रेगुलर वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।